डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की थी एज ऑन 31 दिसंबर 17। उसमें क्या क्या आ रहा था? इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, प्रीपेड, इंश्योरेंस और अनअर्न्ड रेंटल। कल के सवाल की बात कर रहा हूं। कल वाले सवाल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट की ये फिगर्स आ रही थी। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, प्रीपेड इंश्योरेंस और इंटरेस्ट रिसीवेबल और अनअर्न्ड रेंटल। It was something about yesterday's question. जी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही थी? 1,5,10,6. ओके, कल वाला हैंड रिटन सफा निकालें। कल वाला हैंड रिटन पेज निकालकर पेज नंबर 1 आए। पेज नंबर 1 पे टाइम 7:15 ही शुरू हुई थी, पहले नहीं शुरू हुई। परेशान ना हो आप, समझो 7:10 की शुरू हुई है। इसमें टाइम पे आया करें ना आप हजरात, माशाल्लाह अच्छे बच्चे लोग हैं। अच्छा हाँ, ये इसमें कल एक मैंने आपको कहा था लफ्ज़ और बताएं, आपने बताया नहीं था। पेज नंबर 1 के ऊपर ड्यू, ओइंग के साथ ड्यू का लफ्ज़ पे लिखा जा सकता है। सारी कॉपीज होंगी, चलो ठीक है। ओइंग के साथ ले आओ, सारी ले आओ। ओइंग के साथ ड्यू का लफ्ज़ पे लिखा जा सकता है, और नीचे भी ओइंग के साथ ड्यू का लफ्ज़ पे लिखा जा सकता है। अच्छा, कल वाला हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 1, जरा खामोश हो जाए। एस की इक्विटी है, सऊदी किंग ने इतने की बेच दी है और इमरान खान इतने की बेच सकता है। ये एस की इक्विटी है। सऊदी किंग ने 75% इतने की बेच दी है और चला गया है। इमरान खान इतने की बेच सकता है बट नहीं बेच रहा। जी बताएं क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। 12.5 इंटू 9। क्या इंटरेस्ट, क्या रेंटल इनकम, क्या इंश्योरेंस, क्या इलेक्ट्रिसिटी। टैक्स वाले अभी सफे नहीं चाहिए। टैक्स वाले कल डटे हुए थे कि हमने कौन सी बेसिस यूज करनी है, कैश बेसिस। अब अगर टैक्स वाले कैश बेसिस यूज करते हैं तो हमने पेपर में क्या करना है वो सफे के एंड पे देखें। टैक्स रूल, if they follow
कैश बेसिस, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो करें, इफ दे फॉलो कैश बेसिस, देन इन करंट टैक्स, कल हमने क्या किया था, 11,2.5, चलें ठीक है जाने दें अगर कर रहे हैं आप लोग तो, जैसे मैंने कहा था 113 इसको कर दें। अच्छा जी 112.5 क्लियर, ओके कैलकुलेट गुडविल। ओ मैन जबरदस्त हो गया, कैलकुलेट गुडविल, इस अकाउंट को क्लोज करें। जी 89.5, किस साइड पे आ रही है, डेबिट साइड पे, तो एंट्री क्या बनेगी, कितने लोगों ने घर जाके पढ़ी थी टैक्स रूल लेफ्ट साइड वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर टैक्स रूल फॉलो हो रहे हैं तो कल हमने क्या किया था, इनकम्स को रिवर्स करके कैश को रिसीव किया था और एक्सपेंसेस को रिवर्स करके कैश को पे किया था, तो पेमेंट बेसिस पे चले गए थे एक्रूअल बेस से। ओके अब राइट साइड पे आप ना आए, राइट साइड को छोड़ें, सफा बांटे भाई आज वाला। जी नहीं ये नोट डाउन नहीं करना, सफा बांटे। उधर के लिए भी कॉपीज करा देना, अबू बकर इधर से ही करा के भेजना, ठीक है 125 सेट बनवा देना। जी ऊंची से हाथ खड़ा रखें, कॉपी नहीं मिली तो। जो कॉपीज बच गई हैं वो दे दें, वो वापस ले लें भाई। ये वापस ले जाओ। ओके एक कॉपी मुझे दे दो। आज वाला सवाल पढ़ें, क्वेश्चन 1, continuing from Monkey Limited question of lecture 10। कल जो हमने सवाल पढ़ा था Monkey Limited वाला, उसको अगर जारी रखें तो assume करें कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिडक्टेबल फॉर टैक्स। सवाल पढ़ें प्लीज, ये ना देखें। इलेक्ट्रिसिटी इज डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन इनकर्ड, इसका मतलब क्या है? 400 वाले हाथ खड़ा करें कि 400 के अंदर कोई मसला बता रहा है। 595 वाले हाथ खड़ा करें कि 595 में मसला बता रहा है। 400 वाले हाथ खड़ा करें कि ये 400 में मसला बता रहा है। एक्रूअल बेस, इंश्योरेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन इनकर्ड। इंश्योरेंस उस वक्त माइनस कर लेना जिस वक्त इंश्योरेंस का खर्चा इनकर हो, यानी सर्विस लो। बताएं टैक्स वाले कौन सी बेसिस पे आ गए? टैक्स अथॉरिटीज टैक्स इंटरेस्ट इनकम व्हेन अर्नड या व्हेन रिसीव्ड। अर्नड का क्या मतलब है? जिस वक्त आपका राइट एस्टेब्लिश हो। ये तो फिर एक्रूअल बेस पे आ गए। व्हेन अर्नड और व्हेन रिसीव्ड, जब कमाई। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल व्हेन अर्नड, जब कमाई। तो चारों को अंडरलाइन करके लिखा, टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस। टैक्स अथॉरिटीज वाले कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस।
अच्छा जी, अब जो हजरात लेट आए हैं वो 1 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर देखें, इधर देखें। जो कल नहीं आए थे उनसे नहीं कह रहा, उनको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। अच्छा, जो हजरात लेट आए हैं वो 1 मिनट के लिए ऊपर देखें। कल हमने सवाल किया था और हमने यहां तक सवाल सॉल्व किया था, फिर उसके बाद हमने टैक्स बेस 0 ली थी। वजह, टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो करे थे? कैश बेसिस। और यहां भी एक टेम्परेरी सा इख्तलाफ आया था, उसको हमने एड्रेस किया था। ओके, अब ये कल वाला सवाल यहां तक सॉल्व हो चुके हैं और वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम यस्टरडेज क्वेश्चन। हम कल वाले सवाल से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के आने से पहले ये डेटा लिख दिया था ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। अब कल वाले सवाल से अगर मैं कंटिन्यू करूं और मैं यहां तक पहुंच गया हूं, अब मेरा आपसे सवाल है, टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अब मुझे बताएं, इफ आई टॉक अबाउट एनी एक्सपेंस। अच्छा, मैं अकाउंटिंग वाले भी कहते हैं जब बिजली जली तब एक्सपेंस में डालो, यानी 12 महीने एक्सपेंस में चले गए। टैक्स वाले भी कहते हैं जब बिजली जली तब एक्सपेंस में डालो, 12 महीने एक्सपेंस में चले गए। अब बोलें, क्या दोनों के एक्सपेंस की फिगर में इख्तलाफ है? अगर दोनों के एक्सपेंस की फिगर में इख्तलाफ नहीं तो मुझे बताएं, करंट टैक्स की वर्किंग में मैं आज के लेक्चर का क्वेश्चन 1 पढ़ के बताएं क्या चेंज लाऊं, क्या चेंज लाऊं? क्योंकि टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो करें? एक्रूअल बेसिस। तो अब मैं आपके सामने कौन सा ये सवाल नोट नहीं करना, इसका सॉल्यूशन पिछले सफे पे दिया हुआ है। अब मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 11 का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहा हूं। कल लेक्चर 10 का किया था, पिछले सफे पे दिया हुआ सॉल्यूशन। वेट, आपने नहीं देखना। नाउ व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इन करंट टैक्स? आई विल डू चिल इन करंट टैक्स। चिलिंग मौसम इज कमिंग, तो बस ठीक है, आप करंट टैक्स में कुछ भी ना करें। क्यों, इख्तलाफ है कोई? तो बोले जब टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो किया करेंगे और अकाउंटिंग वाले तो पहले ही कौन सी बेसिस फॉलो करते हैं, तो करंट टैक्स में क्या रिवर्स करें और क्या रिकॉर्ड करें? एक्सपेंस रिवर्स करके पेमेंट रिकॉर्ड करें। वाई पेमेंट बेस पे तो वो चल ही नहीं रहे, वो ऑलरेडी हमारी तरह के एल की किताबों में रिसीवेबल कहां पड़े हुए? 595। इसमें रिसीवेबल फ्रॉम एस कितना आ रहा है? 90। चलें जी, बाकी की जरूरत नहीं है। बेसिस फॉलो हो रही थी आज, कौन सी बेसिस फॉलो हो रही है? एक्रूअल बेसिस। ओके, अटेंटिव रहे, बातें ना करें। अच्छा जी, अगला सवाल, इधर आपने मुझे गाइड करना है। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 3 रुपए का बिजली का बिल, बिजली हमने इस्तेमाल कर ली है और ये पेएबल है अभी बिल। टैक्स वाले क्या कह रहे होंगे? दे आर एक्नॉलेजिंग द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो तो मान रहे हैं एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंट को। क्या एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है पेएबल्स का, प्रीपेमेंट्स का? तो आप बता दें, टैक्स वालों के ख्याल में भी बिजली का बिल पेएबल होगा या पे हो गया होगा? They are following, if they are following 100% same accounting, then profit and loss में भी कोई इख्तलाफ नहीं रहा हमारे और इनमें, और बैलेंस शीट में भी कोई इख्तलाफ नहीं रहा। तो व्हाट इज द टैक्स बेस? नो जीरो, जीरो नहीं, सेम। अगर टैक्स वाले कहते हैं मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो उनकी नजर में भी इलेक्ट्रिसिटी पेएबल का अकाउंट बनेगा। अगर टैक्स वाले कहते हैं मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं, वो रेंट को रिसीवेबल कहेंगे, वो इंटरेस्ट को रिसीवेबल कहेंगे, वो इंश्योरेंस को प्रीपेड कहेंगे, वो रेंट को अनअर्न्ड कहेंगे। अगर वो कहेंगे तो हम तो पहले ही कहते हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। अब बोलें, इफ टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देन ऑलवेज कैरिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू, बोलें टैक्स बेस। क्लियर? ओके, अब जो आर्जी इख्तलाफ आया हमारे में और इनमें, वो क्या है? कोई है ही नहीं इख्तलाफ। टोटल कर लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 पे, 0 डेफर टैक्स का अकाउंट ना देते हैं। ये कम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 0, 31 12 17
कैरी डाउन 0, dt 0, ब्रॉट डाउन 0, 31 12 18, कैरी डाउन 0, dt 0. So all, there is no temporary difference, there is no temporary difference because they are also following क्लोज. सफा पलटे, सफा पलटे, खजाना छुपा हुआ है जी. ये करंट टैक्स की वर्किंग हुई है, ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हुई है, ये डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बना हुआ है और नोट भी बना हुआ है. वो नोट मैंने नहीं बनाया, नोट मैंने नहीं बनाया. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ताकि टाइम ना लगे आपको नोट करने में. ओके अच्छा जी, आ जाएं आप दोनों आ जाएं फर्स्ट रो में. एक सफा और ले आए एंड से, इधर आओ जी. सफे के एंड पे आ जाएं कल वाले हैंड रिटन नोट्स. कल वाले सफे के एंड पे आए हैंड रिटन नोट्स. टैक्स रूल्स इफ, लास्ट रो में, अच्छा ठीक है. इफ दे फॉलो एक्रूअल बेस, अगर टैक्स वाले भी कौन सी बेस फॉलो करें? एक्रूअल बेस. इधर लिखिए लेक्चर 11 क्वेश्चन 1. थोड़ा इधर हो जाए. कल वाले नोट्स, इफ दे फॉलो एक्रूअल बेस, लेक्चर 11 क्वेश्चन 1. और इधर लेफ्ट में आए, इफ दे फॉलो कैश बेस, ये कौन सा था? लेक्चर नंबर 10 क्वेश्चन 1 कल किया था. आज जो कर रहे हैं वो लिख लें. इफ दे फॉलो एक्रूअल बेस, डू नथिंग इन करंट टैक्स वर्किंग. करंट टैक्स वर्किंग में क्यों नहीं करने की जरूरत? क्योंकि जिसको वो एक्सपेंस कर रहे हैं उसको हम भी एक्सपेंस कह रहे हैं. नंबर 2, इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस विल बी इक्वल. डेफर्ड टैक्स की, आ जाओ थर्ड रो में, आ जाओ फोर्थ रो में, आ जाओ. इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग, दोनों में बैठ जाओ. इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस विल बी इक्वल. कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होंगी. सही है कल आने वालों? ओके अच्छा भाई, इट विल नॉट हैपन इन पेपर के सारे एक्सपेंसेस कल की तरह कैश बेस पे आए या इनकम्स, और सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आज की तरह एक्रूअल बेस पे आए. बल्कि सवाल मिक्सचर हुआ करेगा. सवाल में कुछ खर्चे टैक्स वाले और कुछ, सवाल में कुछ इनकम्स टैक्स वाले और कुछ इनकम. तो अब हम टैक्स रूल्स वाली लाइन बड़ी गौर से पढ़ा करेंगे. जरूरी नहीं, इस तरह का सवाल कभी पेपर में नहीं आया, इस तरह का सवाल कभी पेपर में नहीं आया, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना. इसमें आपको करंट टैक्स में कुछ नहीं करना, डेफर्ड टैक्स में इसमें आपको दोनों इक्वल रखने हैं ताकि इख्तलाफ ना आए. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना. इस तरह का प्योर सवाल कभी नहीं आएगा, बल्कि सवाल ऐसा आया करेगा उसमें कुछ चीजों में टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे होंगे, वो फिर आसान होगा बड़ा, वो इस तरह होगा. और कुछ में टैक्स वाले क्या कर रहे होंगे? कैश बेसिस. मेरे ख्याल से अगर टैक्स वाले किसी में एक्रूअल बेस फॉलो कर रहे हो तो टी अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, वो वर्किंग्स आज अवॉइड हो गई हैं. मेरे ख्याल से अगर टैक्स वाले किसी में एक्रूअल बेस फॉलो कर रहे हैं तो टी अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं होगी. ये क्लोजिंग आपको पता है कल सवाल से उठाए थे मैंने, 3, 4 और 2 और 1, 5, 10 और 6. ये कहां से उठाए थे? सवाल से उठाए थे. जब ये क्लोजिंग मैंने सवाल से उठाए थे तो सवाल से उठाने का फायदा क्या हुआ था? सवाल से ये क्लोजिंग उठाने का फायदा ये हुआ था कि अगर मैं ये क्लोजिंग उठा लूं सवाल से तो एज इट इज इनको टैक्स बेस में लिख सकता हूं, क्योंकि टैक्स वाले आज कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं. तो आई कैन अवॉइड टी काउंट्स, मैं टी काउंट्स भी अवॉइड कर सकता हूं. इन रेयर सर्कमस्टांस टी काउंट के कई दफा कैरी डाउन नहीं होते, वो फिर बनाना पड़ सकते, बट यू कैन अवॉइड टी काउंट्स. बहरहाल सारी बातें छोड़ें, अगर टैक्स वाले
फॉलो कर रहे हैं नंबर 1 कैश बेस कल की तरह। तो कल वाला हैंड रिटन सफा खोल के बताएं, करंट टैक्स की वर्किंग में क्या किया था? रिवर्स एक्सपेंस एंड इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या किया था? कैरिंग अमाउंट लिखी थी और टैक्स बेस क्यों 0? क्योंकि एक्रूअल अकाउंटिंग में इन चीजों का तसव्वुर नहीं है। नेक्स्ट, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो ना कर रहे हो बल्कि हमारी तरह एक्रूअल बेस फॉलो कर रहे हो, तो फिर क्या एक्सपेंसेस और इनकम में इख्तलाफ है? यहां कुछ नहीं करने की जरूरत। हां, जब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाएंगे, अगर वो कहेंगे पेएबल है तो हम भी कहेंगे, अगर हम कहेंगे पेएबल है तो वो भी क्या कहेंगे? पेएबल है। अगर हम कहेंगे प्रीपेड है तो वो भी क्या कहेंगे? तो देयर विल बी नो डिफरेंस। आ जाओ थर्ड रो में। चलें जी, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। गुलाब लिमिटेड। ये कौन सी अकाउंटिंग हुई है आपके सामने? जल्दी जल्दी मिटा दूं, लेट आने वालों को पता ना चल जाए। लेट आने वाले भाई, एक्रूवल बेस में करंट टैक्स में कुछ नहीं करना, और अगर टैक्स वाले एक्रूवल बेस फॉलो कर रहे हैं तो फिर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर आएगी। आई डोंट नो आपको समझ आया नहीं आया, आई होप आ गया होगा। साथ वाले बताएं, जल्दी जल्दी इस बात को रिवाइज कराएं, इसको लेट आने वाले को। दाएं बाएं देखें कौन लेट आया है। अभी शर्मिंदा ना करें, शर्मिंदा बाद में कीजिएगा, अभी तुझे थोड़ा सा बता दें। और जो कल नहीं आए थे उसे थोड़ी थोड़ी कमेंट्री करके बीच में समझाते रहना है। उसे डीमोटिवेट नहीं करना, उसे मोटिवेट करना है। फिर आइंदा वो छुट्टी नहीं करेगा, फिर एक वक्त आएगा वो लोगों को समझाया करेगा। ओके, पढ़ें जी। राउज लिमिटेड is finalizing its financial statements for the year ended 31 December 17. In this respect, the following information has been इकट्ठी की गई। Required: compute the deferred tax liability / asset to be recognized in RL's financial statement of financial position as at 31 December 17। जी, ये कहां से निकलती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? अच्छा, आपको पता ही है जो डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनता है, डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनता है, आज तक आपसे मैंने बात नहीं की वैसे कभी, लेकिन डेफर्ड टैक्स का जो अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट हम पहले दिन से बना रहे हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इस टॉपिक में कभी नहीं बनाए क्योंकि वो आसान है। ये जो डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनता है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहां जाना चाहिए? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में चला जाए, डेफर्ड टैक्स एसेट फिर भी बैलेंस शीट में चला जाए। तो डेफर्ड टैक्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो ये डेफर्ड टैक्स टी अकाउंट का कैरी डाउन मांग रहा है आपसे, देख लें। कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी / एसेट टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ये कैरी डाउन मांग रहा है, कैरी डाउन मांग रहा है 17 का। अच्छा, आपको पता है 17 का कैरी डाउन कहां से आता है? वर्किंग से आता है। उस वर्किंग का नाम क्या होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी / एसेट एज ऑन 31/12/17। बस वो वर्किंग करनी है, और कोई वर्किंग नहीं करनी आज हमने। तो वर्किंग भी नहीं है वो, बस मेन स्ट्रीम पे इसको डालें। एक आपकी मेन स्ट्रीम है, एक साथ वाले की मेन स्ट्रीम है, दोनों में इख्तलाफ है। आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो कभी कभी पढ़ता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी / एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 17। वो ये वर्किंग नहीं है, ये मेन अकाउंट है, मेन चीज है अब हमारे सवाल के लिए। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। अच्छा, आज मैं एक नया कॉलम डाल रहा हूं, टैक्स रेट, क्योंकि मुख्तलिफ चीजों के लिए उसने रेट डिफरेंट दिया आज। टैक्स रेट एंड टैक्स, और टैक्स के साथ मैं रेट नहीं लिख रहा,
क्योंकि रेट उसने हर एक के लिए डिफरेंट दिया है। तो टुडे इट इज अ न्यू कॉलम फॉर यू। एनीवेज पुराने कॉलम ये है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंट टैक्स। ओके लेट्स स्टार्ट। During the year, RL incurred advertising cost of 15 million। इस साल RL ने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया 15 मिलियन का। This cost is to be allowed as deduction over 5 years from 17 to 21। इस कॉस्ट को 5 सालों के ऊपर आपने अलाउ करना है एज एन एक्सपेंस टैक्स रूल्स के मुताबिक। ओके मेरे भाई, ये कोई एक्रूअल प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ और कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे जरा सोच के बता दें, एडवर्टाइजिंग को अकाउंटिंग वाले किस साल प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे? 17। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एडवर्टाइजिंग को अकाउंटिंग वाले किस साल एक्सपेंस में डालेंगे? 17 में। दिस कॉस्ट इज टू बी अलाउड एज टैक्स डिडक्शन। ये किन की राय दे रहे हैं? टैक्स वालों की। दिस कॉस्ट इज टू बी, आम तौर पे सवालों में पहले अकाउंटिंग वालों की बात करते हैं फिर टैक्स वालों की बात करते हैं। जब टैक्स वालों की बात शुरू करता है फिर लफ्ज लिखता है फॉर टैक्स पर्पसेस, कभी कभी शुरू करता है टैक्स अथॉरिटीज से, कभी कभी इस तरह आ जाता है दिस कॉस्ट इज टू बी अलाउड एज टैक्स डिडक्शन। तो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है, जहां आपको पता चल जाता है वो स्विच कर गया है टैक्स रूल्स की तरफ। इसी चला दें, दिस कॉस्ट इज टू बी अलाउड एज टैक्स डिडक्शन ओवर 5 years। टैक्स वाले कहते हैं इसको 5 साल में माइनस कर लो। टैक्स वाले क्या कहते हैं? इसको 5 साल में माइनस कर लो। अच्छा, अकाउंटिंग वाले फिर किस साल माइनस करेंगे? कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। तो फिर किस साल रिकॉर्ड करेंगे? 17 में। अच्छा, ये आर्जी सा इख्तलाफ है या परमानेंट? आर्जी। अकाउंटिंग वाले 15 को फिलहाल एक्सपेंस में डाल देंगे और टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस में डालेंगे। अच्छा, ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, हम तो 17 में खड़े हैं ना? 17 में अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक जरा एंट्री बताएं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना? 15। अच्छा, जरा टैक्स रूल्स के मुताबिक एंट्री बताएं। ऐसे ही जरा एंट्री बताएं टैक्स रूल्स के मुताबिक। एक बार याद रखिएगा, जब कभी कैश पे हो जाए तो टैक्स वाले मजबूर हो जाते हैं एंट्री करने पे। जब कभी कैश पे हो जाए तो टैक्स वाले मजबूर हो जाते हैं एंट्री करने पे। कैश क्रेडिट और डेबिट। एक भाई कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फिर तो मसला ही नहीं रहा, फिर तो इख्तलाफ ही खत्म हो गया। टैक्स वाले कह रहे हैं यार 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में बनाओ। इसका मतलब है हम इसको मजबूर हो गए टैक्स वालों की नजर में एसेट बनाने पे, और इस एसेट को 5 सालों में थोड़ा थोड़ा खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। वो हमें मजबूर कर रहे हैं इसे एसेट बनाओ। एक आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने आज खड़े होके किराया पे कर दिया और मालिक मकान ने कहा अब 2 साल किराया ना देना। मैं जो आज खड़े होकर किराया पे करूंगा उसका नाम रेंट एक्सपेंस रखूंगा या प्रीपेड रखूंगा? और मैं क्या कहूंगा? इट इज टू बी अलाउड एज एक्सपेंस ओवर 2 years। इसको 2 साल में खर्चे पे डालूंगा। मैंने आज खड़े होकर टीवी वालों को 30,000 रुपए दे दिए कि 3 साल तक मेरा इश्तिहार चलाते रहना। तो मैं आज खड़े होकर जो 30,000 दे रहा हूँ उसको क्या कहूंगा? एक्सपेंस कहूंगा, प्रीपेमेंट कहूंगा? अब नहीं, एक्सपेंस नहीं कहूंगा, उसे आज खड़े होकर प्रीपेमेंट कहूंगा। उसमें से 10,000 का नाम पहले साल एक्सपेंस रखूंगा, फिर 10,000 का नाम अगले साल एक्सपेंस रखूंगा, फिर 10,000 का नाम अगले साल एक्सपेंस रखूंगा। तो अकाउंटिंग भी यही कहती है कि अगर किसी एक्सपेंस का 1 साल से ज्यादा में फायदा आना हो तो उसको नॉन करंट एसेट नहीं बनाना, उसको आप प्री पेमेंट का नाम दे दें।
क्या क्या नाम दे दें? प्रीपेमेंट का। और प्रीपेमेंट बना के प्रीपेमेंट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते रहे, जैसे एसेट को आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट करते रहते हैं। तो ये बड़ा मुनासिब होगा कि इस एडवर्टाइजमेंट का नाम मैं बिल्डिंग की तरह कोई रख दूं, प्लांट की तरह कोई नाम रख दूं और इसको 5 सालों पे डिप्रिशिएट करूं। तो बहरहाल अकाउंटिंग वालों ने कोई ऐसी राय नहीं रखी कि हम इसको 5 साल पे करते हैं। पहली लाइन वाज़ेह है, ड्यूरिंग द ईयर RL incurred advertising it of 15, this cost is allowed for tax deduction. What about accounting rules? The question is silent. So accountants will record the advertisement immediately as an expense. टैक्स वाले अगर इसको 5 साल पे एक्सपेंस डाल रहे हैं तो फिर फिलहाल जो भी पैसे पे होंगे उसे टैक्स वालों को मजबूरन क्या मानना पड़ेगा? बोले बोले बोले, प्री पेमेंट मानना पड़ेगा। प्री पेमेंट और कोई ऑप्शन नहीं है ना, कैश क्रेडिट करके मैं कुछ डेबिट कर नहीं सकता। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी टैक्स वाले किसी खर्चे को स्प्रेड करें तो जिस तरह अकाउंटिंग वाले खर्चे को स्प्रेड करके प्री पेमेंट का नाम देते थे, इसी तरह टैक्स वाले भी खर्चे को जब भी स्प्रेड करें कौन सा नाम देंगे? प्रीपेड। अब इसको प्रीपेड बना दें, लेकिन 17 के साल में मैं खड़ा हूं, एक और एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट। ये पहले दिन होगी या आखिरी दिन होगी? 15 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ जाएगा? 3। अब 18 में जब आप जाएंगे तो अकाउंटिंग वाले कोई एंट्री नहीं कर रहे होंगे, लेकिन टैक्स वाले एंट्री कर रहे होंगे। एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट कितने से? 3 से। और जब आप 19 में जाएंगे टैक्स वाले एंट्री कर रहे होंगे एक्सपेंस डेबिट एंड सो ऑन, और इसी तरह टैक्स वाले करते रहेंगे। कितने साल तक? 5 साल तक। अब देखें जरा, इन 2017 वी इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, however tax authorities say that it is to be allowed as deduction over 5 years. टैक्स वाले क्या कहते हैं, इनको कितने सालों पे डिडक्ट करने दिया जाएगा? 5 सालों पे। तो पहला सफा तो इसके लिए छोड़ दें खाली, तो अब दूसरे सफे पे ये नोट कर लें। जी भाई दोनों आगे आ जाएं। एक भाई आए आगे, 3rd रो में आए और 4th रो में। बैग नीचे रख दो, ये बैग उठा लो भाई। आजकल ना माशाल्लाह 7:15 शुरू हो जाती है क्लास। हाँ, पूरे टाइम पे 7:18 पे जो आए थे ना, वो देख रहे थे व्हाइट बोर्ड पे क्या क्या लिखा जा चुका था। ये 7:18 वाले भी जरा सही हो जाएं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, क्लास 7:15 बजे शुरू करना आसान होता जाएगा, क्योंकि फजर की नमाज लेट होती जा रही है। उसकी वजह से जो लोग फजर पढ़ के हल्का सा ऊँग लेते थे, अब उनको ऊँगने का टाइम नहीं मिला करेगा। अब वो ऊँगेंगे तो ऑडिट की क्लास में ही उठेंगे जाके। छः बज के 11 मिनट तक फजर पढ़ी जा सकती है। बहरहाल कल टाइम चेंज हो जाएगा। सर्दियों में एक टाइम आएगा 7:03 बजे तक, 7:03 तक पढ़ी जा सकेगी। ओके, नोट करें जल्दी। लाहौर की बात हो रही है, कराची वाले 7:27 का बॉर्डर टच करके आते हैं। क्या
जब जब क्या हो जाता है? नहीं, टाइम देखें, 6:11, दिन से ताल्लुक नहीं है, टाइम देखें। अस्तगफिरुल्लाह। भाई ये सफ़ा उठा लें, किसका है? ओके, अब आप बता दें सोच के व्हाट विल हैपन इन करंट टैक्स वर्किंग। करंट टैक्स की वर्किंग आज करनी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें व्हाट विल हैपन इन करंट टैक्स वर्किंग। अकाउंटिंग वाले कितना रिवर्स करेंगे? प्लीज अकाउंटिंग वाले कितना रिवर्स करेंगे? नहीं, नेट से काम ना किया करें, नेट से कभी काम ना किया करें, अलग अलग कराया करें। अकाउंटिंग वाले कितना रिवर्स, करंट टैक्स में कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 15। अकाउंटिंग वाले कितना रिवर्स करेंगे? नहीं मालूम। करंट टैक्स में कितना रिवर्स करना पड़ेगा? और करंट टैक्स में क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 3। अकाउंटिंग वाले कह रहे होंगे हमने 15 माइनस किया, टैक्स वाले कहेंगे नहीं 15 को ऐड कर दो, इसकी जगह फिलहाल कितना माइनस कर लो, अगले हाल में 3 कर लेना, उससे अगले हाल में 3 कर लेना, और उससे अगले 3। तो टैक्स वाले थोड़ा थोड़ा करके माइनस कर लेंगे। सो दीज फिगर्स विल गो इन करंट टैक्स। नाउ हमें करंट टैक्स से आज कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है डेफर्ड टैक्स से। मुझे बता दें, कैश को तो कभी आपने शो नहीं करना, कैश को कभी शो नहीं करना। इस अकाउंट से कोई प्री पेमेंट निकल रही है? नहीं। तो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक इज देयर एनी प्रीपेड विच इज टू बी स्प्लिट? बोले बोले बोले। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ये वो कल वाली प्रीपेड नहीं है, कैश और एक्रूवल वाली, ये डिफरेंट तरीके से इसने कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक व्हाट इज प्रीपेड? टैक्स रूल्स के मुताबिक व्हाट इज प्रीपेड एज ऑन 31/12/17? ओके, अब आप आगे जाने से पहले मुझे जुबानी बताएं, इज दिस रूल लगाए बगैर, आज रूल लगाए बगैर सोचें, इज दिस 12 अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस? टैक्स वाले ये 12 अगले सालों में माइनस करने देंगे। दैट्स व्हाई दिस 12 इज कॉल्ड एज deductible temporary difference, because tax authorities will allow this 12 to be deducted in future. But please, I take my words back, और रूल बता दें क्या है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, ऐसा नहीं है, इसलिए रूल नंबर 3 लगाना पड़ेगा। रूल नंबर 3, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, देन इट विल रिजल्ट इन, बोले बोले बोले, डिडक्टेबल टेम्परेरी। ये ना बड़ी डिफरेंट सी एडजस्टमेंट थी और फर्स्ट टाइम आपको आई है। इस तरह की एडजस्टमेंट अभी तक हमने की नहीं थी, लेकिन आज के बाद किसी तरह की भी एडजस्टमेंट आ सकती है। अच्छा, इस एडजस्टमेंट में ऐसा भी हो सकता था कि अकाउंटिंग वाले कहें हमने 2 साल में माइनस करना है, टैक्स वाले कहें हमने 5 में करना है, फिर आप क्या करते? प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड 7.5 से। तो आज के बाद किसी भी एक्सपेंस पे सालों की डिवीजन हो तो ये जनरल एंट्रीज आप अपने जहन में सोच लें और इन जनरल एंट्रीज को करके कर देंगे। अच्छा, इधर ही रुकें और मुझे बताएं अगले साल करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होगा? कितना रिवर्स होगा? 0। कितना रिकॉर्ड होगा? 3। अगले साल प्री पेमेंट कितनी आएगी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में? 15 माइनस 3, और ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहेगा? रिमूव होता रहेगा। इस 12 में से अगले साल 3 डिडक्ट होगा तो फिर वो डिडक्टेबल नहीं रह जाएगा क्योंकि वो डिडक्ट हो गया होगा। तो इस मिसाल से आपको डेफर्ड टैक्स का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया जरा बेहतर। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। ये 12 आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता रहेगा। 12 अगले साल किस पे चला जाएगा? 9 पे, क्योंकि 3 अलाउ हो जाएगा। फिर 9 अगले साल 6 पे चला जाएगा क्योंकि 3 अलाउ हो जाएगा। तो टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता इसको माइनस करने देंगे। तो आज के बाद कोई भी एक्सपेंस में सालों का इख्तलाफ हुआ कि एक कहता है मैंने पहले ही साल करना है, दूसरा कहता है मैंने, अच्छा रिवर्स भी हो सकता था। अकाउंटिंग वाले कहते हैं 5 साल में हमने माइनस करना है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं
फौरन इसे माइनस कर लो, ऐसा भी हो सकता था। तो फिर 12 इधर आ जाना था और 0 इधर आ जाना था। तो ये अपनी ही टाइप की एक वखरा सा कॉन्सेप्ट था आज। ओके पढ़े इंग्लिश एडजस्टमेंट। करंट टैक्स की वर्किंग मैंने नहीं की। प्लीज प्लीज अकाउंट बनाए, कल वाली क्लास ली थी। एंड सो ऑन आपने लगाया तीसरे साल के बाद चौथा पांचवा साल, डैश 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 डैश। गुड। ओके जल्दी से बना ले अनअर्न्ड कमीशन इनकम का अकाउंट, और गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी अकाउंट बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए। क्लोजिंग डालें और बैलेंसिंग निकालें। और जिन लोगों ने बना लिया है वो फेस पे जाके कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस भी लिख दें। जल्दी जल्दी साथ वाले की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस चेक करें। अकाउंट सिर्फ 2 लाइन पे बनाना है, 2-3 लाइन पे, कोई लंबा सा अकाउंट नहीं बनाना। Okay. Unearned commission as on 31 दिसंबर 17 is ₹10 million। ये तो अकाउंटिंग की बैलेंस शीट में आ रहा होगा। कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज अर्न्ड बाय कंपनी। लो भाई मजे हो गए, ये हमारी और टैक्स वालों की बेसिस सेम हो गई। टैक्स वाले कहते हैं हम कमीशन को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब रिसीव हो या जब सर्विस दें। जब सर्विस दें, जब अर्न करें। ये अर्न्ड और कैश अकाउंटिंग में क्या फर्क है? अर्न्ड का मतलब कौन सी अकाउंटिंग है? आप लोग को लग रहा है अर्न्ड का मतलब कैश अकाउंटिंग है? ठीक है, अच्छा एक सिंपल सी बात करता हूं। दिसंबर के अंदर कॉलेज वालों ने आपको पढ़ाया, लेकिन दिसंबर में फीस नहीं ली। फीस आपको कहा जनवरी में दे देना। मुझे बताएं, ये जो दिसंबर में कॉलेज वालों ने पढ़ाया, कॉलेज वालों ने इनकम रिसीव की या अर्न की? अर्न की, रिसीव नहीं की। रिसीव नहीं की तो अर्न करना इनकम कौन सी अकाउंटिंग है? कितने लोग गलती से समझे थे अर्न का मतलब कैश है? हाथ खड़ा करें। अर्न का मतलब कैश नहीं है। ऊपर फिर आप अटेंटिव नहीं थे, जरा ऊपर जाएं क्वेश्चन 1 में, पॉइंट नंबर 3।
टैक्स अथॉरिटीज टैक्स इंटरेस्ट व्हेन अर्नड, और अर्नड का मतलब आगे लिखा हुआ है, ये कौन सी अकाउंटिंग होती है? अर्न कमाना होता है या मिलना होता है? कमाना होता है। तो अर्नड का लफ्ज मेरे भाई जब भी यूज होगा इसका क्या मतलब हुआ करेगा? टैक्स वाले कौन सी काउंटिंग यूज कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस, ये कैश बेसिस नहीं है। दो लफ्ज यूज करेगा पेपर में, या कैश का या रिसीट का। ना कैश का लफ्ज आ रहा है ना रिसीट का लफ्ज आ रहा है, दो ही लफ्ज आ सकते थे। क्या? कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड, फिर भी कैश बेसिस होती। कमीशन इज टैक्सेबल ऑन रिसीट, ये भी कैश बेसिस होती। तो ऐसा करें, ये दोनों लाइनें आगे लिखें, लेकिन लिख के काट दें, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कैश बेसिस यूज नहीं हो रही। ऑपोजिट लाइनें लिखें और लिख के काटें। कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, फुल स्टॉप के आगे लिख लें, कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, लेकिन इसको आप काट दें। क्या ये बात सही है या ये बात हमारे सवाल के लिए गलत है? बोलें, गलत है। बिकॉज वी आर रिसीव बेस पे चलना है या अर्न बेस पे चलना है? अर्न बेस पे चलना है। आप घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वापडा वाले 31 दिसंबर को कहते हैं हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया। कह सकते हैं दिसंबर का रेवेन्यू अर्न कर लिया, ये कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते ना रिसीव कर लिया। तो अगर वापडा वाले दिसंबर का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो फिर अपने लिए कौन सा लफ्ज बोलेंगे? एक्रूअल बेसिस है या कैश बेसिस है? एक्रूअल बेसिस है। तो प्लीज भाई, अर्न तो आपके जहन में एक्रूअल बेसिस आना चाहिए था। द कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज अर्नड, और अकाउंटिंग वाले तो ऑब्वियसली जब अर्न करते हैं तभी इनकम रिकॉर्ड करते हैं, रिसीव पे रिकॉर्ड नहीं करते। आप बता दें टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। और अकाउंटिंग वाले हमेशा कौन सी बेसिस फॉलो करते हैं? कल वाला हैंड रिटन सफा निकाल लें, सफे के दरमियान में आए, पहला नोट लिखा हुआ है, अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑन। अकाउंटेंट्स तो हमेशा कौन सी बेसिस फॉलो करते हैं? हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज मे यूज एक्रूअल और मे यूज, अभी सवाल में बताएं कौन सी यूज कर रहे हैं। अब जबरदस्त मजे हो गए। अब सफे के एंड पे आए, टैक्स रूल राइट साइड पे आए, इफ दे फॉलो देन डू नथिंग इन करंट टैक्स वर्किंग, in deferred tax working carrying amount and tax base will be equal। carrying amount और tax base क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। मेरे ख्याल से टी अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से टी अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। बनाने तो बना लेते हैं, टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कब टी अकाउंट बनाने की शायद जरूरत ना हो? जब टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस। तो फिर हमारे और उनमें इख्तलाफ ही कोई नहीं, लड़ाई कोई नहीं। अच्छा जी भाई, ये मुझे बताएं कि इनकम का अकाउंट बनेगा या एक्सपेंस का? इनकम का। कल वाला हैंड रिटन सफा सामने खोल के रखें, उसमें एक गलती हुई है, क्लोजिंग प्रीपेड आ रहा है इनकम अकाउंट में, वो असल में प्रीपेड नहीं है, क्लोजिंग रिसीवेबल है। देखिए साथ वाले ने सही कर लिया था जिसने सफा जाके पढ़ा है, जिसने पढ़ा ही नहीं वो भी सही कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, कमीशन इनकम। अच्छा जी, अब आप जरा सारे टंटे वो, ये साइड किसके लिए है? क्लोजिंग रिसीवेबल के लिए। पूरी बात किया करें, ये साइड किसके लिए है? ये क्लोजिंग अनअर्न्ड या क्लोजिंग एडवांस। 31/12/17 क्लोजिंग अनअर्न्ड या क्लोजिंग एडवांस, जो मर्जी नाम रख लें। कितना? 10। इससे पहले कि मैं कोई फिगर निकालूं, एक सिंपल बात बता दें, इसकी नेचर क्या होगी। नेचर मैं आपको बता देता हूं। क्लोजिंग एडवांस हुआ ये होगा कि नवाज शरीफ रोज लिमिटेड के पास आया होगा
और नवाज शरीफ ने आके रोज लिमिटेड वालों को कहा होगा कि तुम मेरे बिहाफ पर टैंक बेचो। अब नवाज शरीफ में मैंने ये तो मिसाल नहीं देनी पंखे बेचो, उसका बिजनेस भी अपने लेवल का होगा। तुम मेरे बिहाफ पे टैंक बेचो, जितने टैंक बेचोगे उतना कमीशन दूंगा। रोज वालों ने कहा होगा नवाज शरीफ टैंक टूंक तो बाद की बात है, थोड़ा कमीशन अभी दे दो जरा एडवांस में, हमारा जरा बिजनेस के मसले पड़े हुए हैं तो कमीशन एडवांस में दे दो। तो नवाज शरीफ ने कहा अच्छा चलो पकड़ो, अभी टैंक बिके नहीं बिके, कमीशन लो यार, छोड़ो पर कमीशन लो, ये लो। एक टैंक का मैंने सोचा हुआ तुम्हें 1 मिलियन देना है कमीशन, तो 10 टैंकों का दे देता हूं, 10 टैंकों का पकड़ लो पैसे, ये लो 10 मिलियन। तो 10 मिलियन हमें पैसे आ गए। इज इट आवर इनकम और इट इज अनअर्न्ड? बट इट इज रिसीव्ड, बट इट इज। आप पहले रट्टे पे चलें फिर लॉजिक पे चलेंगे, पहले रट्टे पे चलते हैं। आपको क्या कहा था, इस अकाउंट में कोई चीज बैलेंसिंग नहीं है, इस अकाउंट में कोई चीज बैलेंसिंग नहीं है। 10 को इधर है तो इधर लिख दें, इधर है तो इधर लिखते हैं, जिस तरह ओपनिंग आएगा ओपनिंग इधर होगा तो इधर लिख देना। अच्छा 10 को इधर लिख दें। दूसरा काम बता दें ये साइड किसके लिए खास है, कैश के लिए खास है। ये तो हो गया विदाउट लॉजिक। अब लॉजिक पे चलते हैं, लॉजिक पे चल के सोचें अनअर्न्ड का क्या मतलब है, अर्न कब होगी, अगले साल। अनअर्न्ड का मतलब क्या, अर्न कब होगी, तो रिसीव हमारे साल। तो फिर इसलिए मैंने कैश सही लिखा है ना, शाबाश मिलनी चाहिए मुझे, कैश सही लिखा है ना, ठीक है ओके। बोले अनअर्न्ड अर्न कब होगी, रिसीवेबल रिसीव कब होगा, अगले साल। इसी तरह अनअर्न्ड अर्न कब होगी, अगले साल, लेकिन रिसीव कब होगी, इस साल। तो ये जो कैश हमने झटके तरीके से निकाला है, यानी कि 10 इधर था उधर ही लिख दिया और पहले फिर साइड देख ली कौन सी, ये झटके तरीके से निकाला, क्या ये साबित हो गया कि इस साल सिर्फ अभी क्या मिला है, कैश मिला है। क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ इस साल 10 पकड़ा के गया, अभी हमने टैंक बेचने शुरू नहीं किए। आपके समझने के लिए ज्यादा लोग डीप डाउन जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं ना, अभी तो टैंक वो बने भी नहीं जो बिकने हैं, अभी तो टैंक नवाज शरीफ सप्लाई करेगा तो हम बेचेंगे। तो व्हाट इज माई इनकम, नवाज शरीफ को ज़हन में व्हाट इज माई इनकम, नवाज शरीफ ने सिर्फ अभी जो है वो 10 मिलियन दिए हैं। व्हाट इज माई इनकम ऑफ करंट ईयर इफ आई हैव रिसीव्ड 10 बट येट नॉट सोल्ड द टैंक, 0। नाउ अकाउंटिंग वाले किसे इनकम में लेके जाएंगे, 10। छीन लोग अकाउंटिंग वाले किसे इनकम में लेके जाएंगे, 0। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, जब अर्न करना तब इनकम में लेके जाना, अर्न कब होने, तो टैक्स वालों की नजर में भी इनकम में कब जाने, अगले साल। अकाउंटिंग वालों की नजर में भी इनकम में कब जाने, अगले साल। फिलहाल इनकम कितनी है, अब अकाउंटिंग वाले भी कह रहे हैं 0, टैक्स वाले भी कह रहे हैं 0। वाई, दोनों कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, करंट टैक्स में कुछ होगा, अब इस टी अकाउंट से कोई रिवर्सल रिकॉर्डिंग नहीं कि 0 रिवर्स करो 10 रिकॉर्ड करो, नो, दे आर नॉट सेइंग रिसीव, दे आर सेइंग अर्न। करंट टैक्स तो फारिग हुआ। अब अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कि ये 10 अनअर्न्ड है, टैक्स वाले कह रहे हैं बिल्कुल हम भी एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो जब टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो उनकी नजर में भी ये 10 क्या होगा, अनअर्न्ड होगा। अब इतनी डिटेल में पेपर में नहीं सोचना, हैंड रिटन सफा निकालें, राइट साइड पे है सफे के बॉर्डर पे कल वाला, क्या लिखा हुआ है, इफ, बोले इफ दे फॉलो एक्रूअल बेस, तो क्या करें, करंट टैक्स में कुछ ना करें, आगे पढ़ें, डेफर टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को बराबर ले लें। अच्छा, सवाल में पढ़ के बताएं कैसे पता चला एक्रूअल है, अर्न का लफ्ज लिखा हुआ है। आई होप अब हमें इतना लंबा सोचना नहीं पड़ा करेगा पेपर में, और इतना लंबा सोचे बगैर हम डायरेक्ट ये हैंड रिटन सफा सोचा करेंगे। हैंड रिटन सफे के ऊपर पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, ये हैंड रिटन सफा पेज नंबर 1 सोचा करेंगे, और जैसे ही आएगा टैक्स वाले एक्रूअल बेस फॉलो कर रहे हैं तो क्लोजिंग पकड़ा करेंगे, बस अकाउंट भी मेरे ख्याल से बनाने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग पकड़ा करेंगे। और अकाउंटिंग वाले तो हमेशा एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं,
उनकी तो बैलेंस शीट में ये नजर आ रहा होगा, टैक्स वाले भी एक रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनकी भी बैलेंस शीट में यही अमाउंट नजर आ रही होगी। देयर इज नो डिफरेंस। याद रही अनअर्न्ड कमीशन की मिसाल। कमीशन मिल गया, किसी बंदे ने दे दिया, लेकिन अभी तक हमने कमाया नहीं, चीजें बाद में कभी बेच के उसे देंगे, जब बेचेंगे तब अर्न भी कर लेंगे। अच्छा भाई, अगर सवाल में हुआ करेंगे ना 10 एडजस्टमेंट्स, 10, तो 10 में से कोई एक या आधी ऐसी एडजस्टमेंट हुआ करेगी, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। जो कैरिंग अमाउंट है वही टैक्स बेस है। इस दफा आई कैप में एमसीक्यू आया था, 3-4 मिसालें उसने दी हुई थी और पूछा हुआ था इनमें से किस सूरत में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होगी। इस तरह के सवाल आते हैं आप, इसलिए ना पूरी क्लास में पूरी तवज्जो से बैठा करें, जो अल्फाज जुबान से निकल रहे होते हैं उनको गौर से सुना करें, क्योंकि एमसीक्यूज में जरा थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाना होता है। ओके, अगले की तरफ मूव करें। अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ हमें, और अगर कैश बेसिस अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, तो लॉस रिवर्स करने की एंट्री है पीपी डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो पीपी डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट, एक्सपेंसेस तो खत्म हो चुके, रिटेन्ड अर्निंग को हिट करेंगे, लेकिन बेचा किसने? एस ने, इसलिए लॉस भी कौन रिवर्स करे? एस। तो एस की रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 19। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, पीपी में जाके 19 जमा कर देंगे, यहां पे जाके पीपी में 19 जमा कर देंगे, और यहां एसआरई में वर्किंग नंबर 2 में आके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 19। ये आपस का लॉस क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। देखो ना, लॉस आया 20 में से मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, लॉस को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, ये हो गया आपस का लॉस। अच्छा, अब लॉस की एंट्री क्या हुई होगी? लॉस लिखने आ रहा हूं, बड़े लाइक बच्चे बैठे हुए क्लास में, जल्दी करें, दाइमा वाला खुश हो गया। भाई इंटरेस्ट अकाउंट में कभी प्रिंसिपल जाता है? नेवर, बात याद रखें, इंटरेस्ट अकाउंट में प्रिंसिपल नहीं जाता। लॉस को खत्म कैसे कर सकते हैं? लॉस या एक्सपेंसेस क्रेडिट, तो एक्सपेंस क्रेडिट पीपी डेबिट। क्या लिखा हुआ था भाई बाहर दरवाजे पे? बड़ी गौर से पढ़े थे। कल छुट्टी है? ओहो, मेरी वैसे दुआ थी ना होती। कोई अकाउंट नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जुबानी करो, कोई मसला नहीं जी। कल वाले हैंड रिटन नोट्स, इनकम का अकाउंट जिस तरह बनेगा उसी तरह इंटरेस्ट इनकम का बनेगा। बन गया? ओके, ऑन यकम अप्रैल 17 RL इन्वेस्टेड 40 मिलियन इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। भाई इस 40 मिलियन का कुछ नहीं करना होता, ये ऐसे ही
एक दो लोग 40 मिलियन से परेशान हो रहे थे, उसके लिए अकाउंट में बना देता हूँ 40 मिलियन का, ये मेरे लिए इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। ऐसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ना फिक्स्ड एसेट जैसा अकाउंट होता है, ये अकाउंट वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। 40 मिलियन आपने बैंक में रख दिया है, बस साल के आखिर में ये 40 पड़ा होगा। ये इस अकाउंट की जरूरत नहीं थी। ये तो एसेट अकाउंट है, ये इनकम अकाउंट नहीं है। इस 40 को छोड़ें। फिक्स डिपॉजिट, बैंक में आपने 40 मिलियन रखवाए फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट 10% पर एनम, 10% पर एनम के एतबार से। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। जरा मुझे बताएं, ये 40 रखवाए कितने सालों के लिए? 1 साल के लिए। तो आप बता दें 40 ने कितने अरसे बाद मैच्योर होना है? 1 साल बाद। मैच्योरिटी के ऊपर लिखा है 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को मैच्योर हो जाएगा। ओके, इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी या इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड सेमी एनुअली? मैच्योरिटी का क्या मतलब? एनुअली। हमारे सवाल में क्योंकि साल बाद ही मैच्योर हो जाना है, तो साल के एंड पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड सेमी एनुअली नहीं, इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी कब होनी है? साल बाद। ओके, इंटरेस्ट इनकम, यही अकाउंट बनाया हुआ है। ओके, अब सबसे पहले मुझे ये बता दें, इस अकाउंट के अंदर क्या क्लोजिंग रिसीवेबल आना भी है या नहीं आना? पहले ये सोच लें। आना है। मेरा ये मशवरा है, इस अकाउंट में अगर आपको स्क्रैच से बनाना पड़े तो पहले जो कैश मिल रहा है वो नोट कर दें। लेकिन कैश मिल ही नहीं रहा। कैश कितना मिल रहा है? 0। जरा साइड बताएं कैश की कौन सी है? कैश, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। When interest will be received at maturity। जिन्होंने यहां कैश के सामने कोई फिगर लिखी तो उनको फिर डेट भी सामने लिखनी चाहिए थी। अब वो डेट तो कोई सामने लिख नहीं सके। डेट इसलिए नहीं सामने लिख सके कि डेट को कैश मिला ही नहीं उन्हें। जब कैश मिला ही नहीं तो फिर कैश तो लिखना बनता ही नहीं। तो अगर हमारे साल मिड ऑफ ईयर का मतलब एग्जैक्ट मिड नहीं होता, हमारे साल अगर मिड ऑफ ईयर में हमने पैसे जमा कराए हैं तो फिर मिड ऑफ ईयर में पैसे जमा कराने की वजह से साल के अंदर तो इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, अगर साल बाद मिलने सवाल के मुताबिक, इसलिए कैश 0। ओके, अब बता दें जी व्हाट विल बी माय रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल इधर आता है, क्लोजिंग रिसीवेबल इधर। 31/12। अच्छा, अब इसका प्रॉपर अकाउंट बन सकता है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लोजिंग रिसीवेबल, व्हाट इज प्रिंसिपल? 10। डू आई हैव द लीगल राइट टू रिसीव इंटरेस्ट फॉर 12 months? आई हैव नो लीगल राइट टू रिसीव इंटरेस्ट फॉर 12 months बिकॉज अभी जमा कराए हुए 9 महीने हो गए हैं। तो लीगली आई एम ओनली एंटाइटल्ड फॉर 9 months जी। 3। ओके, अकाउंट ये ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ये अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। इसमें आप अकाउंट पूरा फुल फ्लेज बनाएं। आप बताएं बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? इधर बैलेंसिंग भी निकालना है रज के। 3, इट विल बी प्रॉफिट एंड। अच्छा, ओपनिंग रिसीवेबल क्यों नहीं है? बोले क्योंकि हमारे साल में पहली दफा इंटरेस्ट दिया गया। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कैश नहीं मिला? कैश अगले साल 31 मार्च को मिलना है। मुझे कैसे पता चला कि इतने का लीगल राइट है? 9 महीने गुजर गए हैं। अब बता दें मैंने कितनी इनकम अर्न कर ली है और कितनी रिसीव कर ली है? 0। इधर प्रॉपर अकाउंट बन सकता है, पूरा डाटा अवेलेबल है। ये अकाउंट हमारा बन गया। ओके,
what I am supposed to do in current tax? Reverse 3 with the less sign and record 0. But if I am using cash basis accounting, अगर मैं कौन सी बेसिस यूज कर रहा हूं? कैश बेसिस अकाउंटिंग. अच्छा, अब इधर ही देखते हैं. अगर मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं तो कितना मैं रिवर्स करूंगा? 3. और कितना रिकॉर्ड करूंगा? एंड व्हाट विल बी माय कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल्स? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं 3. एंड व्हाट विल बी टैक्स बेस इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग? 0. ओके, अगर आप टैक्स वाले कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो सफे पे आए, हैंड रिटन सफा कल वाला. अगर इसमें टैक्स वाले कैश बेसिस यूज कर रहे हैं तो क्या क्या करना है? स्टेप 1, इन करंट टैक्स रिवर्स 3 and record 0. In deferred tax working, बोले carrying amount will and tax base will be, क्योंकि कैश बेसिस में रिसीवेबल्स, प्रीपेड्स, पेएबल्स का तस्वुर है या है ही नहीं? है ही नहीं. अब जरा देखते हैं कौन सी बेसिस यूज करें हैं. एक बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, अगर अर्न्ड बेसिस यूज करे हुए ना तो फिर मैं सारे अकाउंट को छोड़ूंगा, 3 पकड़ूंगा, 3 ही कैरिंग में लिख दूंगा, 3 ही टैक्स बेस में लिख दूंगा. अगर कौन सी बेसिस यूज करे हुए? अर्न्ड बेस. पढ़ते हैं कौन से? इंटरेस्ट वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. आगे नहीं पढ़ना, आगे कोई और कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देना है. इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन, ओहो, इंटरेस्ट कब कैसे टैक्सेबल है? रिसीट बेस पे. बस आगे ना पढ़े. अब बता दें जी, ये जो इंटरेस्ट टैक्सेबल है रिसीट बेस पे, तो वो जो हमने हैंड रिटन सफ़ा है हमारा, उसमें राइट साइड पे आएंगे या लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड में. अगर कैश बेसिस फॉलो हो रही है तो करंट टैक्स में अब हम 3 को रिवर्स करेंगे, 0 को रिकॉर्ड करेंगे, और क्लोजिंग रिसीवेबल अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना आ जाएगा? 3. लेकिन टैक्स अकाउंटिंग में आपको पता है जी, क्या नाम? अच्छा, 40 में कोई इख्तलाफ नहीं होता. 40 का ना कीजिएगा, 40 दोनों सेम शो करते हैं. अच्छा, बैंक में 40 रखवाए हुए हैं जी, 40 रखवाए हुए हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता. अमाउंट में इख्तलाफ इंटरेस्ट में होता है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट ना प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती. तो जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती उसमें इख्तलाफ किस चीज का? लैंड पे कभी इख्तलाफ नहीं होगा. लैंड जानी बैलेंस शीट में. ओके, अच्छा जी, अब एक रूल लिखें, सफे के एंड पे लिख लें रूल पैरा 47 ऑफ स्टैंडर्ड. रूल पैरा 47 ऑफ स्टैंडर्ड लिखें जी. डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आज आपको फर्स्ट टाइम रूल लिखवाया जा रहा है. डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज shall be measured. Deferred tax assets and liabilities shall be measured at tax rate deferred tax assets and liabilities shall be measured at tax rates that are expected to apply
when the asset is realized or liability is settled. When the asset is realized or the liability is settled. When the asset is realized or liability is settled. Okay. Leave everything and answer me one thing. Is it a taxable? अच्छा, उसमें ना लॉजिक पे सोचना है, अभी फॉर्मूले पे नहीं सोचना, लॉजिक पे सोचना है. ये जो 3 है, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? इस 3 रुपए पे टैक्स वालों ने टैक्स मांग लिया है या मांगेंगे? एक्सेलेंट. क्यों मांगेंगे, वजह बताएं. बिकॉज दे आर फॉलोइंग. एंड इन द करंट ईयर 17 वी हैव नॉट रिसीव्ड दिस. तो ये 3 रुपए पे टैक्स वाले फ्यूचर में टैक्स मांगेंगे. अब बोले इज इट टैक्सेबल इन फ्यूचर 3 या इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर. दिस 3 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर. इस पे फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा. अब मुझे बता दें, अगर फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा तो इसका नाम क्या बनेगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. लेकिन एक चीज बता दें, रूल 1 लगता है. हमने ऐसे ही अकल लगाई, अकल को और कामों के लिए रख लेंगे. ऐसे ही अकल लगाई, रूल 1 लगता है. इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट विल ऑलवेज गिव अस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. ये जो स्टैंडर्ड की इंग्लिश मैंने आपको लिखवाई है ना, इसको छोड़ें, मुझे आप अकल इस्तेमाल करते हुए बताएं. मैं 17 में खड़ा हूं, 17 में खड़ा हूं. 17 में मुझे पता है जी, इंटरेस्ट इनकम पर जनरल रेट नहीं है टैक्स का. जनरल रेट बहुत ज्यादा होते हैं, 30%, 35%, 32%. जनरल रेट बड़े ज्यादा होते हैं. लेकिन इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये जो इनकम्स होती है ना, कभी कभी गवर्नमेंट इनको प्रमोट करने के लिए इन पे टैक्स रेट कम कर देती है. जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उन्हें पता है. तो इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इनके ऊपर रेट कम कर देती है. तो इंटरेस्ट इनकम है हमारी, एक ऐसी इनकम है जिस पे जनरल रेट नहीं लग रहा. अच्छा, मैं खड़ा हूं 17 में. 17 में जोर भाई, मैं 17 में खड़ा हूं. 17 में खड़े होके मुझे पता है कि 17 के साल में जिस जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका रेट 20% है, मिसाल के तौर पे उसको रेट 20% लग रहा है. और 28 दिसंबर 17 को नया बजट आ गया. 28 दिसंबर 17 को नया बजट आ गया, अगले साल का. उस बजट में लिखा हुआ था 28 दिसंबर 17 को कि अगले साल इंटरेस्ट का रेट नए पाकिस्तान में 18% होगा. अब आप मुझे बता दें, मेरे सिनेरियो में मैंने कब टैक्स देना है? प्लीज 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 प्लीज, मेरे सिनेरियो में मैंने टैक्स कब देना है गवर्नमेंट को फिजिकली? 17 में. इट इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस. 31 मार्च 18 को मैंने टैक्स देना है गवर्नमेंट को. प्लीज, आपने अभी बोला है इट इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेसिस. इट इज, अभी लिखा है सवाल में, इट इज टैक्स्ड ऑन अर्न्ड बेसिस पे तो चल नहीं रहा. इट इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस एंड व्हेन इट विल बी रिसीव्ड? 31 मार्च 18. तो व्हेन इट इज टैक्सेबल? 31 मार्च 18. अब बता दें, अगर मैं दिसंबर 17 में खड़ा हूं और दिसंबर 17 में खड़े होकर 17 का इंटरेस्ट का रेट भी अवेलेबल है और दिसंबर में ही किसी बताने वाले ने आके मुझे 18 का भी इंटरेस्ट का रेट बता दिया, तो मैं अपने आप को देखूंगा कि मेरे पे साल लगना कौन सा है. अब कोई बंदा आगे कहता है कि जी आई कैप की फीस एएफसी की एडमिशन कराने की 10,000 रुपए है. अब एक बच्चा कहेगा अभी मैं एफएससी कर रहा हूं, अगले साल फीस कितनी होगी मुझे ये बताओ. उसने कहा वो 12-13 हो रही है. अब वो बंदा कितने पैसे अरेंज करके रखे? 10 अरेंज करके रखे, 12-13. मुझे बताएं हम कौन सा रेट यूज करें, जो हमारे पे लगना है या जो इस साल वालों पे चल रहा है? जो हमारे पे लगना है. अभी हमने क्या डिसाइड किया, इंटरेस्ट मिलना कब है? 31 मार्च 18 को. अगर इंटरेस्ट मिलना है 31 मार्च 18 को, तो एफबीआर को हमने टैक्स कब पे करना है? 31 मार्च 18 को. अब सवाल वाले ने 2 रेट दिए हुए हैं. आपने इनमें से चुनना है कौन सा रेट है.
बोले बोले बोले। पहले ये डिसाइड हो गया कि हमने टैक्स अगले साल देना है, कैसे पता चला? ऑन मैच्योरिटी। ओके, हाउएवर विद इंटरेस्ट वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 10। अच्छा नीचे ओहो नहीं ठीक है, 0.1 मैंने नहीं पढ़ा था, मादरत। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% एक्सेप्ट जनरल रेट वैसे क्या है 30%, लेकिन एक्सेप्ट किसी के लिए कुछ और रेट आ जाए तो वो। ओके ओके ओके। इंटरेस्ट वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 10%, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 18 इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एट 15। चले फिर इतवार तो हमारे पास। अच्छा जी चलें देखेंगे। अच्छा जी, अच्छा डिस्पोजल डेबिट और P&L क्रेडिट, तो क्या रिकॉर्ड हुआ? गेन। क्या रिकॉर्ड हुआ? गेन। जी होमवर्क मुझे फिर याद कराइएगा, एंड पे मैं रिवाइज कराऊंगा थोड़ा बेहतर। डिस्पोजल डेबिट P&L क्रेडिट, तो गेन रिकॉर्ड हुआ। अच्छा भाई गेन जब रिकॉर्ड हुआ तो गेन रिकॉर्ड होने की क्या एंट्री हुई होगी? गेन क्रेडिट। अगर गेन क्रेडिट तो गेन को रिवर्स करना है या अदर इनकम को रिवर्स करना है, तो अदर इनकम डेबिट और PP क्रेडिट। बट अदर इनकम तो हमारे हाथों से निकल चुकी है, हम CRE में लेके जाएंगे क्योंकि गेन रिकॉर्ड करने वाला P है। तो CRE डेबिट PP क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 9.87। हाँ फिर नीचे लिखा हुआ है ना फेयर वैल्यू है, तो जब फेयर वैल्यू है तो उसी को फिर सेल प्राइस लिया जाएगा। सॉल्यूशन ठीक था? देखिए बांटे। होगी बिल्कुल होगी, रिकॉन्सिलिएशन एडजस्टमेंट उसी तरह होगी जिस तरह की थी, इस तरह के कराऊंगा मैं सवाल रिकॉन्सिलिएशन के साथ।
ओके, काश इस सफे की कीमत का आपको अंदाजा हो कल वाला। अगर इनकम है तो ये अकाउंट बनेगा, एक्सपेंस है तो ये अकाउंट बनेगा। ओके, ये जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इसको छोड़ें, अभी इस कॉन्सेप्ट को छोड़ें, मुझे बता दें डिविडेंड इनकम इज एन इनकम और एक्सपेंस, ये वाला टी अकाउंट बनेगा। नंबर 2, ये जब टी अकाउंट बनेगा तो हाउ आई विल पोस्ट दिस टी अकाउंट, थिंकिंग दिस साइड, नो, एक्रूअल बेस वाली नहीं, थिंकिंग दिस साइड। तो ईच एक्रूअल एंड ईच प्रीपेमेंट यू आर सपोज टू अप्लाई दिस पेज, आपने ये पेज अप्लाई करना है। अब इस पेज को ही मैं तो अप्लाई करता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इनकम। व्हाट इज द नेम? डिविडेंड। व्हाट इज दिस? इट इज, बोले इट इज इनकम, सो डिविडेंड इनकम। ओके, कल की क्लास ली थी 31/12/17, क्लोजिंग ओपनिंग रिसीवेबल, नो, ओपनिंग रिसीवेबल हेयर एंड क्लोजिंग रिसीवेबल हेयर। 31/12/17 बोले क्लोजिंग रिसीवेबल 8, पहले रट्टा, इधर 8 और इधर प्रॉफिट एंड लॉस, पहले रट्टा। अब लॉजिक देखिए, रट्टा पहले लगाया करना। रिसीवेबल, रिसीव कब होगा उसामा भाई? रिसीवेबल रिसीव कब होगा? 18 में। रिसीव कब होगा? तो इस साल कहां डाल दूं? प्रॉफिट लॉस। इस तरीके से टीचर को सवाल पूछना चाहिए, बच्चा लॉक हो जाए, आगे कुछ बोल ही ना सके। रिसीवेबल रिसीव कब होगा? अगले साल। तो इस साल कैश लिखूं इधर? बोले फिर क्या लिखूं? प्रॉफिट लॉस। इस साल तो इनकम है ना, अगले साल रिसीव होगी। कितना? 8। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो आपने डिसाइड कर लिया इनकम अकाउंट है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट नाउ कि टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो करें। ओहो, डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल ऑन, आगे छोड़ें वो स्टैंडर्ड के पैरा 47 का कॉन्सेप्ट है, कोई उससे छोड़ें, हमें उससे कंसर्न नहीं। हाँ, डिविडेंड किस बेस पे टैक्स हो रहा है? रिसीट बेस पे। नाउ व्हाट इज द रूल फॉर रिसीट बेस? करंट टैक्स में जाके, ये तो है ही नहीं ना, करंट टैक्स में जाके 8 को रिवर्स करें और 0 को रिकॉर्ड करें। नंबर 1। नंबर 2, इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? 8 0। Why? We are following accrual basis, we are following cash basis, we are following cash basis। जी बोले। Dividend receivable, it is 8, it is taxable temporary difference। आगे चलें। वो जो नया कॉन्सेप्ट है, वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? जरा इंग्लिश पढ़ाएं उसकी। डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी measured at tax rate that is expected to when the asset is realized का मतलब ब्रैकेट में received, when the asset is realized, जब asset realize होगा, receive होगा। अच्छा भाई, इधर भी बता दें डिविडेंड मिलना किस साल है? 18 में। अच्छा, टैक्स किस साल मांगना है? अर्न्ड बेस पे, रिसीव्ड बेस पे? अर्न्ड पे, रिसीव्ड पे। अच्छा, हमारे साल के एंड पे क्या है? रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल है तो रिसीव कब होगा? अगले साल। तो टैक्स गवर्नमेंट को फिजिकली कब देंगे? अगले साल। अब बता दें अगले साल का रेट लगाएं, इस साल का, अगले साल का। इस साल का रेट क्या है? ओ मजे, अगले साल
जबरदस्त। सॉल्व योर रिस्पेक्ट फ्रॉम एकन जन 18 डिविडेंड रिसीव्ड इज माफ फ्रॉम टैक्स। तो कितने परसेंट रेट लगाएं? 0%। नेक्स्ट 0.6%। ओके ये ना बड़ी बड़ी आसान एडजस्टमेंट है, आपको पकड़ी जाएगी फौरन। ट्राई करें जरा। ट्री बना लें, 2 हिस्से कर लें, 2 हिस्से कर लें। 2 एडजस्टमेंट इकट्ठी डाल दी हैं उसने, 2 एडजस्टमेंट इकट्ठी डाल दी हैं 0.6 के अंदर। 7 8 मैंने नहीं कराना, 7 लीज की है, 8 IS 16 की है। आसान एडजस्टमेंट आई के अपने एंड पे रखी होती हैं। 7 लेसी की है, 8 PP की है। वो मार्क्स देने वाली एडजस्टमेंट नीचे पड़ी हुई हैं 2, वो आप घर में करेंगे। ओके, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। ट्री ट्रू बनाने की जरूरत नहीं, सवाल को ऐसे लेके चलते हैं कि हमें ज्यादा मसले में ना पड़ना पड़े। अमाउंटेड टू 40। जी अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितने आ रहे हैं? 40। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 40। इस 40 का ब्रेकअप बना देते हैं। कुछ किताबों में ब्रेकअप के ऊपर भी सब टोटल दिया होता है, और कुछ किताबों में आम तौर पे ब्रेकअप के ये जो होता है ब्रेकअप, इसके नीचे सब टोटल दिया होता है। कुछ किताबों में इसके ऊपर सब टोटल दिया होता है, कोई हर्ज नहीं इसमें। नीचे दे दें सब टोटल। ये ट्रेड एंड अदर पेएबल का सॉरी सब टोटल नहीं, टोटल है। अब ये इसका ब्रेकअप है। इसमें कुछ तो है रेंट पेएबल, वो कितना है, और कुछ है अदर पेएबल, वो कितने? ये मैंने बैलेंस ही निकाल लिया, 40 और 12 का डिफरेंस। ओके, रेंट अभी ना पढ़े, रेंट इज छोड़े परे। रेंट कल वाला सफा। अच्छा जी, रेंट एक्सपेंस है इनकम है? एक्सपेंस है। कौन से वाला अकाउंट बनाएंगे? एक्सपेंस वाला अकाउंट में इसलिए बनवा रहा हूं कि करंट टैक्स की वर्किंग आ सकती है कभी।
करंट टैक्स की वर्किंग आए तो अकाउंट फिर जरूरी हो जाएगा। वैसे इस सवाल में तो अकाउंट के बगैर गुजारे चल रहे थे हमारे। रेंट जी, सवाल में क्या गिवन है? क्लोजिंग प्रीपेड या पेएबल? इट इज ओपनिंग पेएबल, इट इज क्लोजिंग पेएबल। 31/12/2017 क्लोजिंग पेएबल कितना? 12। ओके, इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए कि आपका डेड लॉक हो जाए और आप और कोई जवाब ही ना दे सकें। पेएबल पे कब होगा? तो इस साल कहां डाल दें? P&L। रट्टा भी ये कहता था ऑपोजिट साइड पे लिख दो, लेकिन फिर रट्टा कहता था जाके देखो इधर क्या लिखा होता है। वो क्या लिखा होता है? P&L। ओके, अब अगर 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 देखें इधर, अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो टी अकाउंट बनाने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं क्या करूंगा? इस फिगर अब दोनों सेट ना अलग अलग रख दो, जो आए वो दोनों उठाए और उधर बांटो। एक्रूअल बेस फॉलो करें, बट देखते हैं क्या है, शायद आपने पढ़ लिया हुआ है। रेंट इज अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज ऑन, अब निकालें कल वाला सफा। कल वाले सफे में राइट साइड पे ना आए, लेफ्ट साइड पे आए। लेफ्ट साइड पे आए, लेफ्ट साइड पे आके बताएं, अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं तो इसे मुझे करंट टैक्स में क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, और कैश को रिकॉर्ड, वो 0। ठीक। नंबर 2, डेफर्ड टैक्स में क्या करना है? हमारे सवाल में डेफर्ड टैक्स है सिर्फ। क्या करना है? क्या करना है? कैरिंग अमाउंट आएगी। अच्छा, टैक्स बेस क्यों नहीं आती? क्योंकि जो बंदा कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है उसकी नजर में रिसीवेबल, प्रीपेड, पेएबल, अर्नड अकाउंट की एग्जिस्टेंस नहीं है। रेंट 0। वाई? कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही? कैश बेसिस। अच्छा भाई, इंटरेस्टिंग बात सुने आगे। ये जो अदर पेएबल्स है ना, अदर पेएबल्स 28 के, इन अदर पेएबल्स में इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, इंश्योरेंस पेएबल और क्या कहते हैं, सुई गैस का बिल पेएबल, रिपेयर पेएबल, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। उसने कहा इन चक्रों में नहीं डालता मैं, बच्चे का बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करता हूं इनकी टैक्स बेस ही दे देता हूं। इसको कहते हैं तैयार माल, यानी तैयार चीज अवेलेबल है। अब आपने इसे सिर्फ पिक करना है। लिखा था ना तैयार बिरयानी, तो जाके तैयार कफन, सिर्फ मुर्दे को लेके जाना है और कफन डालना है। वह तैयार माल है, ये सिर्फ मरने की देर है, कफन तैयार है। ओके, कफन की बातें करते रहा करें। किस किसने खरीद के रख लिया हुआ है? रख लें, कोई हरज नहीं। ओके, कुछ नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाएंगे, पहले मरेंगे उसी वक्त, लेकिन जरा देखते रहेंगे रोजाना, हर महीने धो के दोबारा। अच्छा जी, टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग इज 25। अच्छा, रेंट की तो हमें खुद निकालनी पड़ी ना, रेंट की खुद निकालनी पड़ी, बकाया की क्या है? 25। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग इज 25। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3? क्योंकि शायद इसमें भी कोई 3 ऐसा पेएबल हो जिसमें टैक्स वाले कैश बेसिस यूज कर रहे हो। ये बात, शायद इसमें भी कोई इंपेयरमेंट लॉस, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस एसआरई में ले जाएंगे ताकि दोनों में सो। अब 40 तो रेलिवेंट हो गए, जो अलग अलग कर लें। दाल 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 चिकन। ओके, अच्छा जी, अब आप बता दें, इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। ओके, अच्छा, इसकी लॉजिक आप नहीं सोच सकेंगे क्योंकि इसकी रीजन नहीं उसने बताई। इसकी लॉजिक सोचे। रेंट टैक्स वाले कह रहे हैं अभी माइनस ना करो, अभी वेट करो जरा, पे करना ना, फिर माइनस कर लेना। नेचर बताएं।
टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, अभी पेएबल है, अभी माइनस ना करो, जरा वेट करो, पे करना तो माइनस करना, पे कब करेंगे, अगले साल। तो इसकी लॉजिक बताएं क्या है, डिडक्टेबल। लेकिन लॉजिक को छोड़े, लॉजिक साइड इधर हो। अच्छा अब आप बता दें रूल नंबर 1 2 3 2 यस यू आर राइट। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन इट विल गिव अस कितना, रेट इस सवाल में कितनी चीजों की वजह से रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करेगी, दो चीजों की वजह से। किसी दिन ऐसा सवाल रिकॉन्सिलिएशन के साथ भी कराऊंगा, इसकी वजह से रिकॉन्सिलिएशन मैच कर जाएगी क्योंकि इसकी रेट ही कितना है। और रिकॉन्सिलिएशन हम शुरू कहां से करते हैं, पीबीटी मल्टीप्लाइड बाय 30। रिकॉन्सिलिएशन शुरू ही यहां से होती है, पीबीटी मल्टीप्लाइड बाय 30। तो कितनी वजह से रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करेगी, दो वजह से। वैसी बात अब से करा था। ओके एक मिनट मैं पॉइंट 8 पढ़ूंगा। 7 बहुत आसान है, 7 बहुत आसान है, लीज का सवाल है। 8 आज वाला अच्छा सवाल था। आज वाले सवाल में और कुछ हुआ नहीं हुआ, ये पता चला कि कल जो सफ़ा दिया था ना वो सफ़ा था। एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट बनाने और बना के सफ़े के नीचे आके देखना है कौन सी बेसिस यूज हो रही है। इसलिए होमवर्क नहीं दिया क्योंकि इस सवाल पे आपको घर जाके सोचना पड़ेगा। तसल्ली से बनाइएगा, सारे अकाउंट एक एक करके बना के सोच के, ठीक है। अम्मी आज मैं सोच रहा हूँ, बेटे क्या हो गया अम्मी, ये मसला हुआ है। पॉइंट 8 ऑन 1 जुलाई 17 RL सोल्ड, मोबाइल यूज नहीं करें, RL सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स। 4 में से कितनी बिल्डिंग्स बेच दी, एक बिल्डिंग, फॉर ₹60 मिलियन। डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे, गेन लॉस क्यों निकालना है, करंट टैक्स नहीं मांगा हुआ, मुझे पता था आप लोगों ने घर में यही करना है, लगे रहना है इस एडजस्टमेंट पे। इसका एक शॉर्टकट है, कोई जरूरत ही नहीं। डिस्पोजल का अकाउंट क्यों बनाना है बताएं, गेन लॉस क्यों निकालना है, करंट टैक्स की वर्किंग में चाहिए हमें, क्या चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग WDV। These buildings were acquired on January 2000 at a cost of having useful life of 30 years। अच्छा जी, बात खत्म हो गई, आगे ना पढ़ें। आगे टैक्स वालों के डेप्शन रेट वगैरह दिए हुए हैं, उससे मुझे कंसर्न नहीं भाई। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 13, 14, 15, 16, 17। 5 साल का टी अकाउंट बनाए ताकि क्लोजिंग बुक वैल्यू निकल आए। 5 साल का टी अकाउंट बनाए और 5वें साल डिस्पोजल डालें 6ठे महीने के एंड पे। 5 साल का अकाउंट बना लें और 5वें साल डिस्पोजल डालें 6ठे महीने के एंड पे। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, डिस्पोजल को इग्नोर कर दें, जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वही पड़ी होंगी साल के एंड पे। तो एज्यूम करें डिस्पोजल वाली बिल्डिंग हमने खरीदी ही नहीं, तो 4 की बजाय 3 बिल्डिंग्स का अकाउंट बना लें। अकाउंट बिना बनाए, स्ट्रेट लाइन में कोई शॉर्टकट टीचर ने सिखाया होगा, कॉस्ट में से 4 सालों के डिविजन इस तरह माइनस करते हैं। 1 से 2 मिनट में ये एडजस्टमेंट होनी थी, लेकिन बच्चे 5 साल के अकाउंट बनाते रहे पेपर में। 5 साल के अकाउंट बना के उनको पता चला फायदा कोई नहीं होगा। लॉजिक पे सोचें, साल के एंड पे 4 पड़ी हुई हैं, 3, अब 4 खरीदें, उनमें से 1 डिस्पोज कराएं और फिर आखिर में पड़ी रह जाए 3, या टाइम सेव करने के लिए 3 ही एज्यूम कर लें खरीदी हैं, 3 ही एज्यूम कर लें खरीदी हैं। दोनों तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल आई होप थोड़ा सा बात समझ आ गई होगी, वरना कल इसको दोबारा करेंगे डिस्कस। कितने लोगों को शॉर्टकट समझ आ गया? एज्यूम करें बेचने वाली खरीदी नहीं है,